Assalamualaikum students, welcome to the lecture of quantitative reasoning 2। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है कि हमारे पास वेन डायग्राम क्या होती है। हमने क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ये पढ़ा हुआ है कि सेट क्या होता है और सेट के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास दो सेट्स का यूनियन है, इंटरसेक्शन है, उनका डिफरेंस है, उनका कंप्लीमेंट है। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस या बहुत सारे ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं सेट्स के ऊपर। अब हमने बेसिकली इन्हीं ऑपरेशंस को डिस्कस करना है बाय यूजिंग द वेन डायग्राम। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द यूनियन। बेसिकली हमारे पास यूनियन क्या होता है, लेट ए एंड बी सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट। आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मींस कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और ए और जो बी है वो उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। सबसेट मींस कि आपने यूनिवर्सल सेट में से कुछ एलिमेंट उठाए, एक नया सेट बना लिया, इसको हमने ए कह दिया। फिर आपने कुछ और एलिमेंट उठाए, वो कंबाइन ए वाले भी हो सकती हैं, ए के अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी पॉसिबल है कुछ ए के एलिमेंट भी आ जाएं और कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो ए के ना भी हों, तो वो आपने दोबारा उठाए और एक नया सेट बना लिया और जो सेट को आपने बी कह दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो सेट हैं उसके एलिमेंट्स आपने कहाँ से लेने हैं, वो आपने यूनिवर्सल सेट में से लेने हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन वी विल से दैट कि ये जो ए और बी हैं दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। तो अब इन दोनों सेट का यूनियन क्या होगा? द यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू दैट बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी और टू बोथ। मीन्स कि अब अगर आपने ए और बी का यूनियन कंसिडर करना है तो ए और बी के यूनियन में हमारे पास ए के एलिमेंट भी सारे के सारे आपने लिस्ट डाउन कर देने हैं और बी के भी सारे के सारे एलिमेंट आपने लिस्ट डाउन कर देने हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि एक ऐसा एलिमेंट हुआ जो ए में आ रहा हुआ और बी में भी आ रहा हुआ, तो उसको आपने दो दफ़ा नहीं लिखना, उसको आपने जस्ट वन टाइम्स लिखना। तो इस तरह से जो हमारे पास एक नया सेट बनेगा, दिस न्यू सेट विल बी द यूनियन ऑफ ए एंड बी। हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे भी। तो इसको सिंबॉलिकली हम लिखते हैं ए यूनियन बी की फॉर्म के अंदर इस तरह से, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन हम इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो हमारे पास होगा ए यूनियन बी। इसमें हमारे पास x बिलोंग्स टू यू, इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे, ये सच दैट का साइन होता है, सच दैट x बिलोंग्स टू ए, कि वो एलिमेंट जो आपने यूनियन के अंदर लिखे हैं वो या तो ए के एलिमेंट हो और x बिलोंग्स टू बी, या वो बी के एलिमेंट। जैसे हमने अभी बात की कि आपने लिस्ट डाउन कर लेने हैं और ए यूनियन बी में हमारे पास ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे एलिमेंट में रेपिटेशन हो रही है तो आप उसको दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, आप उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम इमेजिन करें कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यू ए बी सी डी ई एफ जी। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। हम इस यूनिवर्सल सेट में से कुछ एलिमेंट उठा लेते हैं और एक नया सेट क्रिएट कर लेते हैं। वो कौन सा सेट है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ए उठाता हूँ, फिर मैं सी उठाता हूँ, फिर मैं ई उठाता हूँ, फिर मैं जी उठाता हूँ और एक नया सेट क्रिएट कर देते हैं ए सी ई जी, उसको मैं ए का नाम। अब क्योंकि देखें कि ए क्रिएट करने के लिए मैंने एलिमेंट कहाँ से लिए, मैंने यू से लिए हैं, तो इसलिए हमारे पास जो यू ए होगा वो यू का यूनिवर्सल, सॉरी ए जो ए होगा वो यू का हमारे पास सबसेट होगा और यू जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। इसी तरह हम कुछ और नए एलिमेंट्स उठा लेते हैं। हम यहाँ से डी उठाते हैं, हम ई उठा लेते हैं, हम एफ उठा लेते हैं, हम जी उठा लेते हैं और एक नया सेट क्रिएट कर लेते हैं, वो बी है। ये आप अपनी मर्जी से कोई से भी एलिमेंट उठा सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि यही उठाने हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज अगर 7 चॉइसेस हैं यू के अंदर, तो 7 में से आप कोई सी भी उठा लें। हमने चार चार के सेट एलिमेंट्स बनाए हैं, सेट बनाए हैं चार चार एलिमेंट्स के, आप दो का बना लें, आप एक एलिमेंट का सेट बना लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नया सेट यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँ सी, उसके अंदर जस्ट मैं यहाँ से डी उठा के रख दूँ, उसका मतलब वो भी हमारे पास सब सेट ही होगा, यूनिवर्सल सेट ही होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे दो सेट बना लिए ए और बी। अब इन दोनों सेट का जो यूनियन होगा ए यूनियन बी, उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, हमने ए लिख लिया सारा का सारा सेट, यूनियन बी लिख लिया। अब आपने सारे के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए आ गया, फिर हमारे पास सी आ गया। अब जस्ट हम इसको ई और जी लिखना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा चले थोड़ी सी हमारे पास जो सीक्वेंस है वो बेहतर है कि ए अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो सी के बाद हमारे पास डी आता है, डायरेक्टली ई नहीं आता, तो हमने यहाँ से पहले उठा के डी लिख दिया, ठीक है। अब देखें ई हमारे पास जो है वो ए के अंदर भी है और ई जो है वो हमारे पास बी के अंदर भी है, तो इसको हम दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, हम एक दफ़ा लिखेंगे, तो हमने ए लिख दिया। इस तरह हमारे पास देखेंगे उसके बाद क्या आएगा, एफ आ जाएगा
और अगेन जी जो है वो 2 दफ़ा है, हम इसको 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, हम 1 दफ़ा लिखेंगे। तो हमारे पास जो नया सेट बनेगा ASDEFG, ये बेसिकली हमारे पास इन दोनों सेट का यूनियन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेन डायग्राम से हम किस तरह से इसको शो कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 सेट हैं ए और बी, ठीक है। अब हर सेट को वेन डायग्राम में शो करवाने के लिए आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। जितने भी सेट होंगे उतने सर्कल्स आ जाएंगे, और जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको ड्रॉ करने के लिए आपने बिल्कुल इस तरह की जो आपको आउटर नजर आ रही है, जो आउटर नजर आ रही है आपको रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगी, ये ब्लैक रेक्टेंगल। और जो हमारे पास यहाँ पे ये जो सर्कल्स हैं ये बेसिकली ए और बी को डिनोट करेंगे। अब सिनेरियो ये है कि हमने कब दो चीजें होंगी कि या तो ए और बी बिल्कुल अलग अलग पड़े होंगे, या ए और बी इस तरह से एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर, ओवरलैप कब करवाने हैं और अलग अलग कब पड़े होंगे। अब देखिए कि अगर ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ए और बी में ई भी कॉमन है और जी भी कॉमन है, इसका मतलब है कि दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। अगर दोनों सेट में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो दोनों सेट के जो सर्कल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे, लेकिन अगर दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना होता तो अब आपने इस वक्त उन दोनों सेट्स को बिल्कुल अलग अलग लिखना था, ओवरलैप ना करते। हम उन सेट को कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास सर्कल यहाँ बन जाता, दूसरा सर्कल यहाँ बिल्कुल अलग बन जाता, तो उस वक्त हम कहते हैं कि दोनों जो सेट हैं ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, या हम कहेंगे ये आपस में डिसजॉइंट हैं, इनका कोई भी जॉइंट नहीं है। नाउ अब जरा गौर से देखिएगा कि हमने ए यूनियन बी को कुछ इस फॉर्म के अंदर लिखना है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट आ जाएंगे ए के, इसके अंदर बी के एलिमेंट आ जाएंगे, और यहाँ पे एलिमेंट आ जाएंगे इस पोर्शन के अंदर जो कॉमन पोर्शन है ए और बी का, इसमें वो एलिमेंट आ जाएंगे जो ए के एलिमेंट भी हैं और वो बी के एलिमेंट, ठीक है। अब यूनियन के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसको हम एज अ रिमार्क कंसिडर करते हैं कि ए यूनियन बी इज बेसिकली इक्वल टू बी यूनियन। यहाँ पे ए यूनियन बी लिख दें या बी यूनियन ए लिख दें, दोनों सूरतों में हमारे पास जो उसका यूनियन बनेगा वो सेम, ठीक है। दूसरी सूरत में देखें कि ए यूनियन बी का यहाँ पे मतलब है जितना भी आपके पास ये ग्रीन शेडेड, सॉरी यहाँ पे ब्लू शेडेड रीजन है, ये आपके पास सारा का सारा ए यूनियन बी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और अब देखें कि इस ब्लू जो आपके पास शेडेड रीजन है इसमें ए भी आ जाता है, इसे हम कह सकते हैं कि ए इज बेसिकली द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। फिर जब आप ए यूनियन बी लिखेंगे उसमें ए के सारे एलिमेंट भी आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें ये आपके पास यहाँ पे ये ए यूनियन बी, अब चेक करेंगे इस ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट भी पड़े हुए हैं, इसमें ए का एलिमेंट ए भी पड़ा हुआ है, इसमें ए का एलिमेंट सी भी पड़ा हुआ है, इसमें ए का एलिमेंट ई भी पड़ा हुआ है, और इसमें ए का एलिमेंट जी भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए जो है सेट था वो ए यूनियन बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में पड़े। सिमिलरली यही बात हम बी के बारे में कर सकते हैं कि बी जो है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स भी हमारे पास ए यूनियन बी के अंदर पड़े होंगे। नेक्स्ट मेंबरशिप को देख लेते हैं। मेंबरशिप बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम ट्रुथ टेबल बनाते आए हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 का मतलब है कि ट्रू है, ये एलिमेंट ए के अंदर एग्जिस्ट करता है, और 0 का मतलब है कि एलिमेंट ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह बी के बारे में बात करें, ठीक है। हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो बनेंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक एलिमेंट ए में एग्जिस्ट करे, बी में एग्जिस्ट कर दे, तो हम दोनों को 1 1 वैल्यू देते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनेगी कि एलिमेंट ए में एग्जिस्ट करे लेकिन बी में एग्जिस्ट ना करे, तो उसको हम ए को 1 दे देंगे और बी को 0 दे देंगे। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि वो ए में एग्जिस्ट ना करे, बी में एग्जिस्ट कर जाए, और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि वो दोनों में एग्जिस्ट ना करे, दोनों को हम 0 0 वैल्यू साइन कर दें। अब जब हमने ये मेंबरशिप टेबल बना लिया तो मेंबरशिप टेबल से हम ए यूनियन बी किस तरह से कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे 1 1 का मतलब है कि एलिमेंट ए में भी एग्जिस्ट करता है, बी में भी एग्जिस्ट करता है, तो उसका मतलब है वो एलिमेंट ए यूनियन बी में भी एग्जिस्ट करेगा, तो हम ए यूनियन बी को 1 वैल्यू साइन करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कि एक एलिमेंट ए में एग्जिस्ट करता है लेकिन बी में एग्जिस्ट नहीं करता, तब भी वो हमारे पास ए यूनियन बी में आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी की डेफिनेशन ही ये थी कि वो एलिमेंट या ए में हो या बी के अंदर हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगेन जो हमारे पास वो जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में भी चला जाए। ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी है कि वो एलिमेंट ए में नहीं है लेकिन बी के अंदर है, तो हम फिर अगेन वो ए यूनियन बी में जाएगा। लेकिन लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि वो एलिमेंट ए में भी नहीं है, वो बी में भी नहीं, तो फिर वो ए यूनियन बी में भी नहीं जा पाएगा। जैसा कि हम एग्जांपल देख लेते हैं। हम देखें कि अगर हम यहाँ पे जस्ट एक एलिमेंट इमेजिन कर लें, यू कैन से दैट बी, ठीक है। जो बी एलिमेंट है वो ए में भी नहीं है, वो बी में भी नहीं है, ये जो बी एलिमेंट था,
तो चूंकि ये ए और बी दोनों में नहीं था, इसलिए हमारे पास ये एलिमेंट ए यूनियन बी में भी आपको नजर नहीं आया। तो वही बात हम यहाँ पे लास्ट रो में कर रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो फिर वो ए यूनियन बी में भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन बिल्कुल इसके उल्ट है। जैसा कि हमने बात की थी कि यूनियन में कोई एलिमेंट अगर ए में हो या बी में हो तो वो ए यूनियन बी में चला जाएगा। इंटरसेक्शन इसके बिल्कुल डिफरेंट है कि वो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ उस वक्त जाएगा अगर वो ए में भी हो और वो बी में भी हो, मतलब अगर दोनों में होना चाहिए तब वो इंटरसेक्शन में जाएगा। तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कर लेते हैं। लेट ए एंड बी बी सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू। The intersection of sets A and B is set of all elements in U that belongs to both A and B। मतलब कि हमारे पास इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आ जाएंगे जो दोनों सेट A और B के अंदर बिलोंग करेंगे। तो इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं A इंटरसेक्शन B के साथ, और मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B में हमारे पास इज इक्वल टू X बिलोंग्स टू द सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, कि हमारे पास वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आ जाएंगे सच दैट x बिलोंग्स टू ए, कि जो एलिमेंट ए में भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड x बिलोंग्स टू बी, जो एलिमेंट हमारे पास बी के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास वही एक सेट कंसीडर कर लें कि हमारे पास जो ए है वो है ए बी सी डी ई एफ जी। सो जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, हमने इसे सेट ए बना लिया, एक सबसेट बना लिया। इसी तरह हमने इस एक नया सबसेट बना लिया बी। अब अगर हमें इनका इंटरसेक्शन कंसीडर करना है तो ए इंटरसेक्शन बी में जस्ट हमारे पास वो एलिमेंट आ जाएंगे जो ए में भी होंगे और वो हमारे पास बी में भी होंगे। हम चेक करें कि वो एलिमेंट हमें यहाँ पे रेड में नजर आ रहे हैं कि वो एलिमेंट ई और जी हैं, जो कि ए के अंदर भी हैं और वो बी के अंदर भी हैं। तो इसलिए ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो हैं ये हमारे पास इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा कोई और तीसरा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, इसलिए हम कहेंगे कि A इंटरसेक्शन B इज बेसिकली इक्वल टू E एंड G। नेक्स्ट बिल्कुल हम वेन डायग्राम से शो कर लेते हैं कि A इंटरसेक्शन B में बेसिकली हमारे पास वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे ना। अब अगेन हमने ओवरलैप किया है A और B को, क्योंकि हमारे पास A और B में कुछ एलिमेंट्स कॉमन थे। तो जो कॉमन पोर्शन होगा ये बेसिकली जो आपको यहाँ पे ब्लू में शेडेड रीजन नजर आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास A इंटरसेक्शन B को डिनोट करेगा। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, कुछ चीज़ें अगेन यहाँ पे याद रखने की हैं कि हमारे पास हम A इंटरसेक्शन B ले लें या B इंटरसेक्शन A ले लें, तो दोनों में से कोई सेट पहले रख लें तो उससे हमारे पास इंटरसेक्शन के आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मींस A इंटरसेक्शन B इज बेसिकली इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास A इंटरसेक्शन B इज बेसिकली द सबसेट ऑफ A। अब देखें कि ये जो हमारे पास A इंटरसेक्शन B का ब्लू का शेडेड रीजन है, ये A का पोर्शन भी तो है ना, A के अंदर भी तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि A इंटरसेक्शन B इज बेसिकली द सबसेट ऑफ A, क्योंकि वो A का एलिमेंट भी है। और सिमिलरली जो A इंटरसेक्शन B वाला पोर्शन है वो B का पोर्शन भी है, वो B के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, B वाले सर्कल में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे A इंटरसेक्शन B इज आल्सो द सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो अब थर्ड हमारे पास ये गिवन है कि हमारे पास अगर A और B का जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो हमारे पास कोई एम्प्टी सेट आ जाए। एम्प्टी सेट मीन कि आपको A और B के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना मिले। ठीक है, तो उस सूरत में हमने कहा था कि अगर A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो A का सर्कल अलग से बन जाएगा, B का सर्कल अलग से बन जाएगा। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, कि A और B आपस में डिसजॉइंट है, इनके दरमियान कोई भी जॉइंट नहीं। अब हमारे पास A इंटरसेक्शन B का जो मेंबरशिप टेबल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगेन हमारे पास A और B की वही चार पॉसिबिलिटीज होंगी। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि एक एलिमेंट A में एग्जिस्ट करता है और B में भी एग्जिस्ट करता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो A इंटरसेक्शन B में भी जाएगा। लेकिन बाकी अगर आप तीनों पॉसिबिलिटीज देखें तो तीनों पॉसिबिलिटीज में हमारे पास कम से कम एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो एलिमेंट या तो A में नहीं है या B में नहीं है या दोनों में नहीं। तो इस सूरत में हमारे पास एलिमेंट जो कि दोनों में एट अ टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो हमारे पास इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा, इसलिए इंटरसेक्शन के अंदर 0 0 आ जाएगा कि इस सूरत में एलिमेंट्स इंटरसेक्शन के अंदर नहीं जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेट डिफरेंस। किसी भी सेट का डिफरेंस क्या होता है?
अब अगेन आप इमेजिन करें कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है U और आप उस यूनिवर्सल सेट के कोई से दो सबसेट्स कंसीडर कर लेते हैं A एंड B. Let A and B be subsets of a universal set U. Then the difference of A and B. तो A और B का डिफरेंस क्या हो और ये रिलेटिवली कंप्लीमेंट ऑफ B इन A B हम इसको कहते हैं इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन U. यूनिवर्सल सेट के वो सारे के सारे एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू A, जो A को तो बिलोंग करें, जो A के अंदर तो हों, बट नॉट टू B, लेकिन वो B के अंदर ना हो. दोबारा रिपीट कर देता हूं कि A डिफरेंस B के अंदर क्या पड़ा होगा. A डिफरेंस B में हमारे पास वो एलिमेंट पड़े होंगे जो A के अंदर तो होंगे लेकिन B के अंदर नहीं होंगे. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन के एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट है, वो हमने निकाल देने हैं और बाकी A के सारे एलिमेंट्स हमने लिख देने. ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं A माइनस B के साथ या A इस तरह डिफरेंस B के साथ. ठीक है, और उसकी डेफिनेशन हमारे पास सिंबॉलिकली कुछ इस तरह से बन जाएगी. A डिफरेंस B इज बेसिकली इक्वल्स टू ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट X बिलोंग्स टू U सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B. कि वो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो A के अंदर तो हों लेकिन B के अंदर ना हो. लेट्स सी, हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है A B C D E F G अगेन, और A हम इमेजिन कर लेते हैं A C E G और D हमारे पास है D E F G. ओके, अब हमारे पास अगर मुझे A डिफरेंस यहाँ पे ये D नहीं है, सर माय मिस्टेक, ये B है. ठीक है, तो काइंडली इसको जरा आप D इमेजिन कीजिएगा, ये B है, मिस्टेक हो गया. ओके, तो A डिफरेंस B क्या होगा. A डिफरेंस B हमारे पास होगा कि हमारे पास A डिफरेंस B हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे सेट A के जो कि B के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते. जैसा कि अब देखें कि सेट A के अंदर एक एलिमेंट है A, क्या वो B के अंदर है? वो B के अंदर नहीं है, इसलिए हमारे पास वो इसके A डिफरेंस B में आ जाएगा. अगेन A के अंदर एक एलिमेंट है C, क्या वो B के अंदर है? वो B के अंदर नहीं है, तो वो भी डिफरेंस के अंदर आ जाएगा. अगेन A के अंदर एक एलिमेंट है E, क्या वो B के अंदर है? वो B के अंदर पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये डिफरेंस में नहीं आएगा. अगेन A के अंदर एक एलिमेंट है G, क्या वो B के अंदर है? वो B के अंदर भी है, तो इसका मतलब ये भी डिफरेंस के अंदर नहीं आएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि A डिफरेंस B में आपने सेट A के वो एलिमेंट लिखने हैं जो A के अंदर हो और B के अंदर ना हो. और इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि B डिफरेंस A फाइंड आउट करें, तो B डिफरेंस A में आपने सेट B के वो एलिमेंट लिखने हैं जो A के अंदर ना हो. ओके, अब इसको बिल्कुल हम इसी तरह से डिनोट करेंगे वेन डायग्राम के साथ कि हमारे पास अगर A और B आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन ऐसा रीजन है, ब्लू शेडेड रीजन, जो A का पार्ट तो है, जो A में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन B में एग्जिस्ट नहीं करता. कि देखें यहाँ से B स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमने इससे पीछे पीछे वाला शेडेड रीजन रखा है. इसका मतलब ये हुआ कि ये शेडेड रीजन डिनोट करता है कि A के वो एलिमेंट जो A के अंदर तो हों लेकिन B के अंदर ना जाएं, तो उसको बेसिकली हम A डिफरेंस B कहते हैं. इसका मतलब ये शेडेड रीजन A डिफरेंस B को डिनोट कर रहा है. अगेन यहाँ पे कुछ चीजें एज अ रिमार्क याद रखने वाली हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि A डिफरेंस B इज नॉट इक्वल टू B डिफरेंस. A डिफरेंस B और B डिफरेंस A का आंसर जरूरी नहीं है सेम, जरूरी नहीं है सेम. ठीक है, ओके. अगेन नेक्स्ट ये है कि A डिफरेंस B इज द सबसेट ऑफ A. देखें कि A डिफरेंस B का जो शेडेड रीजन है, अगेन देखें कि वो A का पार्ट तो है ना, इसलिए हम कहेंगे कि A डिफरेंस B इज बेसिकली द सबसेट ऑफ A. अगेन हमारे पास अगर मैं तीन सेट कंसीडर कर लूं, A डिफरेंस B, A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A. ठीक है, आप इन कोई से दो सेट लें, उनमें आप A डिफरेंस B बना लें, उसका A इंटरसेक्शन B बना लें और B इंटरसेक्शन B माइनस A बना लें, B डिफरेंस A बना लें. आप देखेंगे कि इन तीनों सेट में से कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में कॉमन नहीं आएगा. ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, देन वी विल से दैट कि ये तीनों के तीनों सेट जो हैं ये म्यूचुअली तौर पर डिसजॉइंट. ठीक है, मतलब तीनों सेट जो हैं वो डिसजॉइंट है. तो मतलब अगर आप बनाएंगे कहीं पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि A डिफरेंस B का कहीं और बनेगा आपके पास, इसी तरह से सर्कल A इंटरसेक्शन B का कहीं और बनेगा और B इंटरसेक्शन B डिफरेंस A का कहीं और बनेगा. तो तीनों जो हमारे पास सेट बनेंगे A डिफरेंस B,
ए इंटरसेक्शन बी और बी डिफरेंस ए, तीनों सेट जो होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट बनेंगे, तो इसलिए म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली ए डिफरेंस बी का मेंबरशिप टेबल है। अब मेंबरशिप टेबल बेसिकली इसी तरह होगा कि हमारे पास ए और बी के अंदर चारों पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट रो में इमेजिन करें कि एक एलिमेंट है वो ए के अंदर भी है, वो बी के अंदर भी है। तो क्या वो ए डिफरेंस बी में जाएगा? वो ए डिफरेंस बी में नहीं जाएगा, वो ए इंटरसेक्शन बी में जाएगा। अगेन एक एलिमेंट है वो ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है, तो अब वो एलिमेंट ए डिफरेंस बी में जाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी है एलिमेंट ए के अंदर है ही नहीं लेकिन बी के अंदर है, क्या वो ए डिफरेंस बी में जाएगा? वो ए डिफरेंस बी में नहीं जाएगा, क्योंकि ए डिफरेंस बी में सेट ए के वो एलिमेंट होंगे जो बी के अंदर ना हो, मतलब वो एलिमेंट जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। अगर एलिमेंट ए में नहीं है तो फिर वो ए डिफरेंस बी में नहीं जाएगा। इसी तरह लास्ट में एक एलिमेंट ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो अगेन वो ए डिफरेंस बी में फिर जा ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है। आप इमेजिन करें आपके पास यूनिवर्सल सेट का एक एलिमेंट है। अब जैसे आप ए डिफरेंस बी में कोई से भी दो सेट का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, मतलब सेट ए और बी का अगर मैंने डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो इसका मतलब था सेट ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर ना हो। अब कंप्लीमेंट में किसी भी सेट के कंप्लीमेंट में आपने यही वाला काम यूनिवर्सल सेट के साथ, मतलब कि अगर मैं ये कहता हूं कि आपने सेट ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो अब आपने यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट कंसीडर करने हैं कि जो सेट ए के अंदर ना हो, मतलब सेट ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे वो ए के कंप्लीमेंट, ठीक है। ए के कंप्लीमेंट मीन कि वो एलिमेंट जो ए से बाहर पड़े, इसको हमारा फ्री लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं। तो अब लेट्स सी, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू। द कंप्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू। तो जो हमारे पास सेट ए का कंप्लीमेंट होगा, ठीक है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यू, तो वो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स का बेसिकली कलेक्शन होगी दैट डू नॉट बिलोंग टू ए। ऐसे एलिमेंट जो ए को बिलोंग ना कर रहे हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं, इसके लिए हम ए इस तरह ए कंप्लीमेंट सी वाली फॉर्म भी लिखेंगे, हम ए बार भी लिख सकते हैं और हम ए इस तरह से यहाँ पे ये प्राइम भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो नोटेशन है ये ए कंप्लीमेंट के लिए यूज होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल इसको हम सिंबॉलिकली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं दैट ए कंप्लीमेंट इज बेसिकली इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट यू। यूनिवर्सल सेट के वो सारे के सारे एलिमेंट सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू। यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर एग्जिस्ट ना कर रहे। इमेजिन कर लेते हैं आपके पास यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी और ए आपके पास अगेन वही है ए सी ई जी। अब आपने एक कंप्लीमेंट लिखना है तो आपने वो एलिमेंट लिखने हैं यूनिवर्सल सेट के जो ए के अंदर ना। यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है ए, वो ए के अंदर। यूनिवर्सल सेट के अंदर एक एलिमेंट है बी, वो ए के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो ए कंप्लीमेंट में आ जाएगा। अगेन यूनिवर्सल सेट के अंदर एक एलिमेंट है सी और वो ए के अंदर भी है, तो ए कंप्लीमेंट में नहीं आएगा। यूनिवर्सल सेट के अंदर एक एलिमेंट है डी जो कि ए के अंदर नहीं है, जिसका मतलब है कि वो भी हमारे पास ए कंप्लीमेंट में आएगा। अगेन यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है ई, वो भी ए के अंदर है। यूनिवर्सल सेट के अंदर एक एलिमेंट है एफ जो कि ए का अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब है ये भी कंप्लीमेंट में आ जाएगा ए। और इसी तरह जी है, वो ए में भी एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है वो कंप्लीमेंट में नहीं आएगा। तो इस सूरत में हमारे पास जो कंप्लीमेंट है वो बन जाएगा बी डी एंड एफ। नेक्स्ट, जो हमारे पास किसी भी सेट के कंप्लीमेंट की वेन डायग्राम होगी वो कुछ इस तरह से डिनोट करेगी कि आप इमेजिन करें कि ये आपके पास जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट करती है और ये जो सर्कल है ये सेट ए है। अब इस सर्कल के बाहर वाला जितना भी पोर्शन होगा ये एलिमेंट होंगे जो ए से बाहर पड़े, जो ए के एलिमेंट्स नहीं है। ये बेसिकली जो एलिमेंट्स होंगे ये हमारा यूनिवर्सल सेट का और ये हमारा ए कंप्लीमेंट कंसिडर होगा, जिसको हम ए कंप्लीमेंट, ये जो ब्लू शेडेड रीजन है ये बेसिकली ए कंप्लीमेंट को डिनोट करेगा, ठीक है। अब इस सूरत में हमारे पास ए कंप्लीमेंट क्या बन सकता है? ए कंप्लीमेंट इज बेसिकली द यू डिफरेंस, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए के अंदर ना हो, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखें कि ये जो सेट ए है और जो ए कंप्लीमेंट है ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है। देखें ए ये वाला पोर्शन है ग्रीन वाला और ये जो ब्लू शेडेड रीजन है ये ए कंप्लीमेंट, ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि दोनों में कोई भी चीज कॉमन
नहीं है, तो इसलिए इनका जो हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, वो एम्प्टी होगा। एम्प्टी मीन्स कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और दूसरी सूरत में अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें, अगर मैं ए वाले एलिमेंट भी कंसीडर कर लूँ, मतलब ये जो ग्रीन रीजन है ये भी कंसीडर कर लूँ और ये जो ब्लू शेडेड रीजन है ये भी कंसीडर कर लूँ, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बनेगा। इसका मतलब है ये हुआ कि अगर हम ए यूनियन ए कंप्लीमेंट कंसीडर करें, थर्ड वे जैसे मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, तो दैट शुड बी इज इक्वल टू द ओवरऑल यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट हमारे पास ए कंप्लीमेंट की मेंबरशिप है कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है ए, ठीक है, और हमने उसका कंप्लीमेंट की मेंबरशिप डिफाइन करनी हो, तो अगर कोई एलिमेंट ए के अंदर है तो फिर वो ए कंप्लीमेंट में नहीं होगा, और सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट ए में नहीं है तो फिर वो ए कंप्लीमेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं, बेसिकली हमने उनको एस्टिमेट करना है उनके सेट्स पे इक्वेशन को, और बाद में हम वेन डायग्राम से भी देखेंगे कि वेन डायग्राम की सूरत में इनकी क्या हमारे पास रिप्रेजेंटेशन बनती है। हमारे पास एक सेट है जिसको हम यूनिवर्सल सेट कह रहे हैं यू, ये जो हमारे पास सारे का सारे नेचुरल नंबर्स है 1 से लेकर 10 तक। एक्स जो है इसमें हमारे पास सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है 1 से लेकर 5 तक। वाई एक सेट है, वाई के अंदर हमारे पास वो सारे के सारे एलिमेंट हैं जिसको हम 2x की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो x है वो x के अंदर आ जाएगा, यहाँ से एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर y को डिनोट की है। सेट बिल्डर फॉर्म ऑब्वियसली बात है आपने क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर पढ़ी होगी। अब इसका मतलब क्या है, y के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे सच दैट कि जो 2x फॉर्म के अंदर, और यहाँ से जो x लेना है वो आपने इस कैपिटल X में से कंसीडर करना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सबसे पहले कैपिटल X में से 1 कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे मैं x की जगह 1 रखता हूँ, तो y बन जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा। इसका मतलब है y के अंदर 2 पड़ा होगा। इसी तरह मैं x में से दूसरा एलिमेंट कंसीडर करता हूँ 2, यहाँ पे मैं 2 करता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब है y के अंदर 4 भी पड़ा होगा। इसी तरह हम x के अंदर से 3 कंसीडर करें तो इट मीन्स आप कह सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो 6 बन जाएगा। इसका मतलब है y के अंदर 6 भी पड़ा है। इसी तरह 4 कंसीडर करेंगे तो 8 बनेगा, 5 कंसीडर करेंगे तो आपके पास 10 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि y के अंदर फिर क्या होगा, y के अंदर 2 के मल्टीपल्स होंगे। वो कौन कौन से हैं फिर हमारे पास, 2 4 6 8 एंड 10। तो ये y के एलिमेंट, ये माइंड में रखिएगा कि y के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6 8 एंड 10। और इसी तरह से हमारे पास जो z है, ये z बेसिकली हमारे पास एक हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है, z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 6 14 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सोल्यूशन बनेंगे वो सारे के सारे जो सोल्यूशन हैं वो बेसिकली हमारे पास सेट z के एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं या आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से वो कहता है कि हमने बेसिकली इन चीज़ों को एस्टिमेट करना है, x इंटरसेक्शन y, y यूनियन z, x माइनस z या x डिफरेंस z, y कंप्लीमेंट, x कंप्लीमेंट डिफरेंस z कंप्लीमेंट और x माइनस z ओवरऑल कंप्लीमेंट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने अभी डिनोट किया था कि हमारे पास u ये है, x ये है, और हमने y के एलिमेंट को कंसीडर कर सकते हैं कि वो 2 के मल्टीपल्स हैं, तो हमारे पास बने 2 4 6 8 एंड 10। और जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इससे आपके पास इसके दो सॉल्यूशन बनेंगे 2 एंड 7। तो हमारे पास जो चारों के चारों सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स हमें पता चल रहे हैं, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वो भी सी बात आपने क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर देखा है। उस क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये वैल्यूज पुट इन करें तो आपके पास वहाँ से z की दो वैल्यू आ जाएंगे 2 और 7। तो वही बेसिकली हमारे पास सेट कैपिटल Z के एलिमेंट्स हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y मींस कि हम सेट x के एलिमेंट्स लिख लेंगे और यहाँ पे y के एलिमेंट्स लिख लेंगे, और जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट आते हैं ना, तो कॉमन एलिमेंट्स हम यहाँ पे बेसिकली डिनोट कर देंगे। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 और 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो x के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं और y के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये दोनों जो होंगे वो x इंटरसेक्शन y के अंदर आ जाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ y यूनियन z की, तो मैं y पूरा कंसीडर कर लूंगा और z कंसीडर कर लूंगा, और हमारे पास y के सारे एलिमेंट और z के सारे एलिमेंट्स हम लिस्ट डाउन कर देंगे।
अब लिस्ट जो हमने इस तरह से करनी है कि सीक्वेंस बनी रहे थोड़ी सी एलिमेंट्स की, ये ना हो कि आप पहले 2 लिखें फिर आप 7 लिख दें फिर आप 4 लिखें, आप सीक्वेंस बना लें। बेशक आपने पहले कभी कभी आपको वाई के एलिमेंट लिखने पड़ जाए, कभी जी के एलिमेंट लिखने पड़ जाए, लेकिन आपके पास यूनियन के अंदर एक सीक्वेंस रहनी चाहिए ताकि सेट थोड़ा सा दिखने में बेहतर लगे। ओके नाउ लेकिन आप देखें कि जो 2 है वो वाई के अंदर भी है और जी के अंदर भी। जैसे हमने कहा था कि जब आपने यूनियन लिखना है तो एलिमेंट ऐसा आ जाए दोनों में एग्जिस्ट करता हो तो आपने उसको 2 दफ़ा नहीं लिखना, आपने उसको एक ही दफ़ा लिखना। ठीक है, तो हमारे पास जो ए एक्स वाई यूनियन जी बनेगा वो बनेगा 2 4 6 7 8 एंड 10। इसमें वाई के सारे एलिमेंट भी आपने लिख दिए और जी के सारे एलिमेंट भी लिख दिए, लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा था जो कि बेसिकली 2 था उसको आपने 2 दफ़ा नहीं लिखा, वो बेसिकली आपने 1 टाइम्स लिखा। इसी तरह एक्स डिफरेंस वाई, आप एक्स लिखेंगे, एक्स डिफरेंस जी तो जी लिख लेंगे, तो हमारे पास एक्स डिफरेंस जी में हमारे पास एक्स के वो एलिमेंट आ जाएंगे जो जी के अंदर ना हो। एक्स के अंदर एक एलिमेंट है 1, वो जी के अंदर नहीं, इसलिए वो एक्स डिफरेंस जी में आ जाएगा। एक्स के अंदर एक एलिमेंट है 2, लेकिन वो जी के अंदर भी है, इसलिए वो डिफरेंस के अंदर नहीं आएगा। अगेन 3 है, वो एक्स के अंदर है, जी के अंदर नहीं है, वो डिफरेंस में आ जाएगा। 4 है, वो एक्स के अंदर है लेकिन जी के अंदर नहीं है, वो भी डिफरेंस में आ जाएगा। और 5 है, वो एक्स के अंदर है लेकिन जी के अंदर नहीं है, वो भी हमारे पास एक्स डिफरेंस जी के अंदर आ जाएगा। अगेन हमारे पास y कम्प्लीमेंट है, y कम्प्लीमेंट अगेन वही है। y कम्प्लीमेंट में हमारे पास यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आ जाएंगे जो कि y के अंदर ना हो, तो u डिफरेंस y हमारे पास बेसिकली y कम्प्लीमेंट होगा, तो यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे और इसके हम y के एलिमेंट लिख लेंगे। अब वो कौन कौन से एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो हैं लेकिन y के अंदर नहीं है, बेसिकली आप देखें कि y के अंदर सारे के सारे इवन नंबर्स पर हैं, तो जो 2 के मल्टीपल्स हैं 2 से लेकर 10 तक। इसका मतलब है जो हमारे पास ऑड नंबर्स आ जाएंगे वो बेसिकली वैसे एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होंगे लेकिन वाई के अंदर नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बेसिकली बन जाएगा 1 3 5 7 और 9। अब चेक भी करेंगे कि ये एलिमेंट ऐसे हैं जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो हैं लेकिन वाई के अंदर नहीं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है एक्स कम्प्लीमेंट डिफरेंस जी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने जैसे y कम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया इसी तरह से हम x कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और इसी तरह से हम z कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। हमने ये दोनों फाइंड आउट करके लिख लिया, ये x कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं और इसी तरह ये z कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा कि वो एलिमेंट जो x कम्प्लीमेंट में तो हो लेकिन z कम्प्लीमेंट में ना हो। हम देखेंगे कि हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो x कम्प्लीमेंट में भी हैं और वो हमारे पास z कम्प्लीमेंट में भी हैं, लेकिन 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि x कम्प्लीमेंट में तो है लेकिन z कम्प्लीमेंट में नहीं है, इसलिए ये x कम्प्लीमेंट डिफरेंस z कम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ओके, लास्ट हमारे पास है x डिफरेंस z ओवरऑल कम्प्लीमेंट। इसका मतलब सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर क्या पड़ा हुआ है x डिफरेंस z, सबसे पहले मुझे x डिफरेंस z निकालना है, ठीक है, और x डिफरेंस z निकालने के बाद हमें फिर आगे चलना है बेसिकली उसके कम्प्लीमेंट की तरफ। हम जब x डिफरेंस z निकालते हैं, हमने यहाँ पे निकाला कि x डिफरेंस हमने पहले शायद निकाला यहीं पे, x डिफरेंस z हमने निकाला था वो हमारे पास आ रहा था 1 3 4 5। x डिफरेंस z की जगह मैं यही यूज करूँगा। देखें अब जब हम x डिफरेंस z के कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से हमने x डिफरेंस z के एलिमेंट को स्किप कर देना। तो ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया, इसमें से क्या स्किप करने हैं x डिफरेंस z के एलिमेंट जो कि हमने पहले निकाले हुए। तो हमने पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट लिख दिया, हमने डिफरेंस लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया x डिफरेंस z के एलिमेंट। अब आपने देखना है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि बेसिकली हमारे पास x डिफरेंस z में ना हो। हमें नजर आ रहा है कि 2 है वो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन x डिफरेंस z में नहीं। अगेन हमारे पास 6 है जो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर है लेकिन इस x डिफरेंस z में नहीं। इसी तरह 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है। ये सारे के सारे जो आपको लास्ट लाइन में रो में एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो यूनिवर्सल सेट u के अंदर तो हैं लेकिन ये x डिफरेंस z में नहीं है, इसलिए ये x डिफरेंस z के कम्प्लीमेंट में चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक एक्सरसाइज है। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर गिवन है x बिलोंग्स टू z। x बिल z हमारे पास बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब है सारे के सारे इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स, सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 10। मतलब कि 0 और से लेकर 10 तक जितने भी इंटीजर्स वो कौन से होंगे, 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे ये हमारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। पी के अंदर क्या? पी के अंदर x बिलोंग्स टू यू, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में हमें आइडिया है कि वो नंबर्स जो 1 और इट्स सेल्फ के अलावा किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं होते। वो कौन कौन से हैं हमारे पास? ठीक है, तो आपको बेहतर आइडिया है कि हमारे पास 2 है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास 3 है, हमारे पास 5 है, हमारे पास 7 है। ये सारे के सारे बेसिकली हमारे पास 0 से लेकर 10 तक हमारे पास प्राइम नंबर्स है। और इसी तरह से हमारे पास जो सेट Q है इसमें हमने कहा है कि x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट U। हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आ जाएंगे सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 70, कि जिनका स्क्वायर लें तो आंसर 70 से लेस आता है। अब देखें कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 पड़ा हुआ है, 1 का स्क्वायर ले आंसर 1 ही आता है, 70 से लेस। अगेन यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 पड़ा हुआ है, 2 का स्क्वायर लें तो हमारे पास जो आंसर है वो भी हमारे पास 4 आता है, वो 70 से लेस है। 0 भी पड़ा हुआ, 0 का स्क्वायर भी हमारे पास 0 ही आता है, तो वो भी 70 से लेस। इसका मतलब है 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। 3 पड़ा हुआ है हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर, 3 का स्क्वायर लें आंसर 9 आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आता है, तो इसका मतलब है वो भी 70 से लेस है, तो इसका मतलब है वो भी क्यू के अंदर चला जाएगा। 4 है, 4 का स्क्वायर लें आंसर 16 आता है, वो भी 70 से लेस है, वो भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर चला जाएगा 4। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 आता है, वो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर चला जाएगा क्योंकि वो भी 70 से लेस है उसका स्क्वायर। इसी तरह आप 6 का स्क्वायर लें आंसर 36 आता है, तो 36 का जो हमारे पास स्क्वायर है, चूँकि 6 का जो स्क्वायर है 36, वो भी 70 से लेस है, वो भी हमारे पास 6 जो होगा वो भी हमारे क्यू के अंदर चला जाएगा। इसी तरह हम 7 की बात करें, 7 का स्क्वायर भी 70 से लेस आएगा जो कि 49 है, इसका मतलब है 7 भी हमारे पास सेट क्यू के अंदर पड़ा हुआ है। इसी तरह आप 8 की बात करें, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 आता है, 64 जो है वो भी 70 से लेस है, इसका मतलब है 8 भी हमारे सेट क्यू के अंदर जाएगा। लेकिन जैसे मैं 9 की बात करता हूँ तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 वो 81 बनता है, वो 70 से बड़ा है। इसी तरह 10 की बात करें, 10 का स्क्वायर 100 बनता है, वो भी 70 से बड़ा है। इसका मतलब है 9 और 10 जो है वो क्यू के अंदर नहीं होंगे, इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्यू के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यू भी डिफाइन कर लिया, पी भी डिफाइन कर लिया, क्यू भी डिफाइन कर लिया। अब हमें देखना है कि हमसे पूछा क्या जाए, वो कहता है ड्रा वेन डायग्राम फॉर द अबव। ये सारे के सारे जो सेट्स हैं यू पी क्यू, इनकी आपने वेन डायग्राम ड्रा करनी है। लिस्ट हेयर द एलिमेंट्स इन पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू। तो आपने यहाँ पे वो एलिमेंट जो होंगे पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू के जो एलिमेंट्स होंगे आपने वो भी यहाँ पे लिस्ट डाउन करनी है। सो लेट्स सी, हमने जैसे अभी एक्सप्लेन कर लिया था कि यू के अंदर क्या होगा, हमारे पास यू के अंदर होंगे 0 से लेकर 10 तक। पी के बारे में हमने देखा था प्राइम नंबर 2 3 5 7 है, और इसी तरह क्यू के बारे में बात की थी, क्यू में एलिमेंट आ जाएंगे 0 से लेकर 8 तक। क्यों आएंगे? क्योंकि इनका सारे का एलिमेंट का स्क्वायर 70 से लेस आता है। ओके, अब हमने इनको यहाँ पे वेन डायग्राम में लिस्ट डाउन कर दिया। ठीक है, देखिए अब इसको लिस्ट डाउन ऐसे करना है कि जो पी के एलिमेंट्स हैं, तो चेक कीजिएगा, जो पी के एलिमेंट्स हैं वो क्यू के एलिमेंट्स, पी का हर एलिमेंट जो है वो क्यू के अंदर भी पड़ा हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी है वो हमारे पास सेट क्यू का सबसेट होगा। तो जब आपने पी के सारे एलिमेंट चूंकि क्यू के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो जब आपने वेन डायग्राम बनानी है तो जो पी का सर्कल आएगा वो क्यू के सर्कल के इन बिटवीन पड़ा होगा। गॉट इट? ओके, और यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास एक रेक्टेंगल होगी। तो अब आपने किस तरह से डिनोट करना है इसको कि ये ओवरऑल आपके पास जो रेक्टेंगल आएगी ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये जो आपके पास यहाँ पे यू कैन से दैट येलो में शेडेड रीजन नज़र आ रही है, बेसिकली आपका सारा का सारा सर्कल जो है वो क्यू है, और जो अंदर छोटा सा पोर्शन पी वाला है वो आपने यहाँ पे अगेन ग्रीन में शो कर दिया। अब इसके एलिमेंट लिख देते हैं। पी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? पी में एलिमेंट्स आ रही हैं हमारे पास 2 3 5 7, ये सारे के सारे एलिमेंट में पी के अंदर लिखते हैं, ये बेसिकली पी के एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है? उसके बाद आपने क्यू के एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, क्यू के एलिमेंट्स आपने दोबारा सारे लिखने नहीं बैठ जाने, क्योंकि आपने जो पी के एलिमेंट्स है वो लिख दिए हैं और वो क्यू के अंदर ऑलरेडी हैं। इसके अलावा जो क्यू के एलिमेंट है वो आपने लिखने हैं। तो इसके अलावा क्यू के एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास? वो है 0 1 4 6 एंड 8। ठीक है, जब इन क्यू को पूरे के पूरे क्यू को कंबाइन करेंगे तो क्यू पूरे के अंदर पी भी बढ़ा। तब इसको आप लिखना चाहे तो आप उस तरह लिख सकते हैं 0 1 2
3 4 5 6 7 8, तो क्यू के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ, लेकिन चूंकि वो आपने ऑलरेडी पी के अंदर डिनोट कर दी हैं, इसलिए आपको क्यू के अंदर दोबारा वो एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, या लिखना गलत होगा। और सिमिलरली अब बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो पी के अंदर भी नहीं है, क्यू के अंदर भी नहीं है, वो 9 और 10 है, वो हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख दिए, क्यू से बाहर लिख दिया। इस तरह हमने इन दोनों की, इन सारे के सारे जो तीनों सेट्स, इनकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर दी। अब नेक्स्ट वो क्या पूछता है, वो पूछता है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू। वो एलिमेंट जो पी कंप्लीमेंट में भी हो और क्यू में भी हो। पी कंप्लीमेंट मीन सारे एलिमेंट जो पी से बाहर हो, ठीक है। तो आप जरा गौर से देखिएगा, इस सूरत में हमारे पास बनेगा पी कंप्लीमेंट मीन्स के 2 3 5 7 के अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे वो पी कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। तो पी कंप्लीमेंट में क्या पड़ा होगा, पी कंप्लीमेंट में ये एलिमेंट भी पड़े होंगे 0 1 4 6 8 9 10, ये एलिमेंट पी कंप्लीमेंट में है, ठीक है। लेकिन मुझे जस्ट पी कंप्लीमेंट के एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू के एलिमेंट, वो एलिमेंट जो पी कंप्लीमेंट में भी हो और वो हमारे पास क्यू के अंदर भी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट जो पी कंप्लीमेंट में भी है और क्यू में भी है, तो फिर ये 9 और 10 तो निकल जाएंगे ना, क्योंकि ये पी कंप्लीमेंट में तो है लेकिन क्यू के अंदर नहीं। तो फिर वो कौन से एलिमेंट होंगे जो पी कंप्लीमेंट में भी हैं और क्यू में भी हैं, तो वो बन जाएंगे 0 1 4 6 8। उसका मतलब है येलो शेडेड रीजन इज द डिजायर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स। और अगर हम वैसे भी लिखना चाहें कि हमारे पास पी कंप्लीमेंट क्यू के एलिमेंट्स किस तरह से डिनोट होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम पी कंप्लीमेंट निकालें और उसके बाद हमारे पास पी कंप्लीमेंट में क्या पड़ा होगा, वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो पी के अंदर ना, हम यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे, हम पूरा का पूरा पी लिख लेंगे और वो एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन पी के अंदर नहीं, वो हमारे पास आ जाएंगे 0 1 4 6 8 9 एंड 10। अब ये जो हमारे पास पी कंप्लीमेंट आया है, इसका मैं इंटरसेक्शन ले लूँगा क्यू के साथ, मैं पूरा का पूरा पी कंप्लीमेंट लिखूँगा, मैं यहाँ पे क्यू लिखूँगा और देखूँगा दोनों में से कौन से एलिमेंट कौन। हमारे पास 0 1 4 6 और 8 ऐसे एलिमेंट हैं जो पी कंप्लीमेंट में भी हैं, और आप देखें यहाँ पे रेड पोर्शन में आपको नज़र आ रहे होंगे वो क्यू के अंदर भी। इसका मतलब है हमारे पास पी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू के अंदर भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और एक्सरसाइज है कि हमारे पास कुछ इस तरह से एलिमेंट्स गिवन हैं वेन डायग्राम के थ्रू। वो कहता है जस्ट आप हाईलाइट करें कि ए फॉर एग्जांपल आपके पास 4 यहाँ पे पार्ट्स गिवन हैं कि हर पार्ट्स के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। हम बारी बारी इनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये वेन डायग्राम आपको उसने पहले गिवन दी, ठीक है। सबसे पहले वो पूछता है कि एलिमेंट फाइंड आउट करें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सी, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो ए और बी में भी हों और सी कंप्लीमेंट में भी हों, सी से बाहर हो, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी में क्या पड़ा होगा, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। आप चेक कीजिएगा कि ये ए है, ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है। इसी तरह 5 ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है। 6 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 6 बी में तो है लेकिन ए में नहीं आ रहा, ए वाले सर्कल में नहीं। इसी तरह 4 जो है वो ए के सर्कल में है लेकिन बी के सर्कल में नहीं। इसका मतलब है कि वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी में जो ब्रैकेट है उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 एंड 5। नेक्स्ट फर्दर चलें, हमने इसका इंटरसेक्शन लेना था ए कंप्लीमेंट के साथ, जो 5 है वो सी में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट में तो नहीं होगा ना, क्योंकि कंप्लीमेंट में क्या होता है, वो एलिमेंट फॉर एग्जांपल अगर आपने सी कंप्लीमेंट लेना है तो सी कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट आ जाएंगे जो सी के अंदर ना हो, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सी के अंदर ना हो। तो अब अगर मैं सॉल्व करूं कि मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी में जो था वो 2 और 5 था, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसका इंटरसेक्शन लिया सी कंप्लीमेंट के साथ, जो 5 है वो सी कंप्लीमेंट में नहीं है। 5 सी कंप्लीमेंट में इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे पास सी के अंदर पड़ा हुआ। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट में फिर क्या पड़ा होगा, इसके अंदर जस्ट हमारे पास 2 पड़ा होगा। तो अगर आप इसको डिनोट करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है ब्लू वाला, इसमें जस्ट 2 आ रहा है। तो देखें ये जो आपके पास ब्लू शेडेड रीजन है ये ए का सेट भी है, ये ए के एलिमेंट भी हैं,
ये बी का एलिमेंट भी है और ये सी कंप्लीमेंट का एलिमेंट भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सी कंप्लीमेंट की जगह जस्ट मुझे सी कहते हैं ना, तो यहाँ पे जस्ट सी होता है, फिर 5 आता है, ठीक है, क्योंकि सी 5 ऐसा एलिमेंट होता है जो ए का एलिमेंट भी होता है, बी का भी होता है, सी का भी होता है। लेकिन जब हमने सी कंप्लीमेंट की बात करी, उसका मतलब है कि हमने सी से बाहर जाना है। तो सी से बाहर ऐसे एलिमेंट जो ए और बी में मुश्तरका हों, वो हमारे पास 2 पड़ा। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट में जस्ट हमारे पास 2 पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, बी यूनियन सी देख लें। तो बी यूनियन सी में क्या पड़ा होगा, बी में सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट। तो बी के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 2 5 3 6, ये बी के एलिमेंट है। और इसी तरह सी के एलिमेंट की कंसिडर करें तो 4 7 आपके पास आ जाएगा, 4 7 अब 5 और 6 वो दोनों में कॉमन है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए बी यूनियन सी में आपके पास क्या पड़ा होगा, 2 3 4 5 6 एंड 7। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो बी यूनियन सी के अंदर है। जब आपने इनका यूनियन लेना है ए कंप्लीमेंट के साथ, ठीक है, अब हमारे पास क्या बनेगा, जरा गौर से देखिएगा कि उसमें हमारे पास अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे जो 8 था, ठीक है, अब ये देखिएगा कि ये एलिमेंट जो है ये ए कंप्लीमेंट में है ना, इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी यूनियन, इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास बी यूनियन सी के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे और ए कंप्लीमेंट के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो बी यूनियन सी में क्या था, 2 3 4 5 6 7 ये वाले एलिमेंट। और जब इसका हम यूनियन लेंगे ए कंप्लीमेंट के साथ, तो ए कंप्लीमेंट के बाहर वाले सारे एलिमेंट, तो ए कंप्लीमेंट के बाहर जो एलिमेंट्स हैं उनमें 8 भी पड़ा हुआ है ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, फिर हमारे पास बन जाएगा कि ये जो हमारे पास सारा का सारा शेडेड रीजन है ब्लू में, ये सारा का सारा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी में आ जाएगा। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि बी यूनियन सी में हमारे पास क्या होगा, बी यूनियन सी में बी और सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए, 2 3 4 5 6 7, ये बी और सी यूनियन के एलिमेंट हैं। और इसके अलावा आपने किसका यूनियन लेना है, ए कंप्लीमेंट का, मतलब ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स। जब आप बाकी सारे एलिमेंट्स कंसीडर करना चाहेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास ए को जब छोड़ दें तो उसमें हमारे पास 8 भी आ रहा है, ठीक है। हम 8 को भी कंसीडर करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट बन जाएंगे 2 3 5 4 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट हमारे पास है ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है ए डिफरेंस बी, तो इसका मतलब है ए डिफरेंस बी में क्या पड़ा होगा, ए के सारे एलिमेंट जो बी के अंदर ना हो। ए के वो कौन से एलिमेंट है जो बी के अंदर नहीं है, थोड़ा गौर से देखते हैं। ए में पड़ा क्या है, सबसे पहले ए में पड़ा है 1 2 4 4, ये एलिमेंट है ए के। लेकिन अब ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर ना हो वो कौन से, वो जस्ट 1 और 4 है, ठीक है। तो 1 और 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो ए के अंदर तो हैं लेकिन बी के अंदर नहीं, क्योंकि जो 2 और 5 हैं वो ए में भी हैं और बी में भी कॉमन है दोनों। तो इसका मतलब है ए डिफरेंस बी में नहीं है। ए डिफरेंस बी में क्या आएगा, 1 और 4। जब आपने 1 और 4 का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, तो 1 और 4 में से वो एलिमेंट जो कि सी में भी आ रहे हो तो वो जस्ट हमारे पास 4 है। तो 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए डिफरेंस बी में भी है और सी में भी है, तो इसका मतलब है दिस 4 विल contained in the A difference B intersection C। लास्ट में हमारे पास है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट यूनियन C कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट में क्या पड़ा, ठीक है। B कंप्लीमेंट मींस B के बाहर वाले सारे एलिमेंट। तो जब मैं B के बाहर वाले सारे एलिमेंट कंसीडर करूंगा तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, उसमें हमारे पास आ जाएगा बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, ठीक है। तो बी को छोड़ के जब आप बाकी सब कुछ कंसीडर करेंगे तो बी कंप्लीमेंट में इसका मतलब हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, बी कंप्लीमेंट में हमारे पास पड़ा है 1 4 7 एंड 8, ये बी कंप्लीमेंट के, ठीक हो गया। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, बी कंप्लीमेंट के एलिमेंट मीन्स के बी को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। तो बी कंप्लीमेंट में हमारे पास आ जाएगा 1 4 7 और ये बाहर वाला 8। अब जब आपने बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो ऐसे एलिमेंट जो बी कंप्लीमेंट में भी हो और ए में भी हो, तो फिर वो कौन कौन से आएंगे, वो जस्ट आ जाएंगे 1 एंड 4। ये वो एलिमेंट हैं जो हमारे पास बी कंप्लीमेंट में भी हैं,
तो और उसके साथ साथ हमारे पास वो हैं ए में भी। तो इतना जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसमें हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 4। ठीक है, इसका आपने यूनियन लेना है सी कंप्लीमेंट के साथ। उसका मतलब है 1 और 4 तो है, इसके अलावा आपके पास सी कंप्लीमेंट के एलिमेंट भी आ जाएंगे। सी कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा, सी कंप्लीमेंट में आप सी को छोड़ के बाकी सारा का सारा पोर्शन, जब मैं सी को छोड़ता हूँ और बाकी सारा पोर्शन कंसीडर करता हूँ तो उसमें आ जाएगा 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, हमारे पास 3 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। ठीक है, और 4 ऑलरेडी पहले ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में था। अब हमारे पास फिर क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट, उसमें हमारे पास 1 भी आ जाएगा, 1, 4 भी आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। हमारे पास बना 1, 2, 3, 4 एंड 8। ये बेसिकली हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे शेडेड रीजन से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। हम इसके लिए जूम मीटिंग अरेंज कर लेंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्यूरियस है तो हम उस जूम मीटिंग में भी आपकी क्यूरियस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।